आर्टिकल 18 तक हमारे हो चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट है 19, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आता है हमारा आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, ठीक है। इसमें हम ये करेंगे 19 से 22 तक, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19, 14 में क्या था, 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी, है ना, इक्वालिटी वाला था, ठीक है। अब है 19 टू 22 राइट टू फ्रीडम। इसमें फर्स्ट है आर्टिकल 19, 19 देखो, गारंटीज टू ऑल सिटीजन द सिक्स राइट। ये हमें सिक्स राइट्स देता है। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि बोलने का, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन या कहीं भी रहने का, रेजिडेंस का, ये सब राइट देता है हमें आर्टिकल 19। तो ये 6 राइट्स कौन कौन से हैं ये देखते हैं। These six rights are protected against only state action and not private individuals। जो ये आर्टिकल 19 हमें राइट्स दे रहा है ना, 6 राइट्स, ये सिर्फ स्टेट एक्शन के अगेंस्ट है। हम किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो है इन्हें नहीं ले सकते हैं। मतलब कि ये राइट्स सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट हम जा सकते हैं। अगर वायलेट होते हैं तो हम किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से इन राइट्स की डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। देखो, कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को मिले हैं और कुछ सिटीजन और फॉरेनर दोनों को मिले हैं। कौन कौन से सिटीजन्स को मिले हैं, 15, 16, 29, 30 और एक बीच में 19, ठीक है। ये 5 राइट्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, ठीक है। 15 कौन सा था, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, है ना, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट, ठीक है, कास्ट, सेक्स, सेक्स और देखो इसमें 15 और 16 में डिफरेंस क्या था कि 15 में जो है रेजिडेंस क्राइटेरिया नहीं है डिस्क्रिमिनेशन का, लेकिन 16 में जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो रेजिडेंस जो है वो क्राइटेरिया है, ठीक है। उम, ठीक है, 29, 30 और एक 19 ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिले हैं, फॉरेनर्स के लिए नहीं है ये राइट्स, ठीक है। और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट जो है ये हमें मिले हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। देखो, 6 राइट्स में से फर्स्ट राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हमें आर्टिकल 19 के अंदर राइट मिला हुआ है, ठीक है। एवरी सिटीजन हैज राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, ओपिनियन, बिलीफ एंड कन्विक्शंस फ्रीली बाय वर्ड ऑफ माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग, मतलब इन सब के थ्रू, बोल के, प्रिंट करके, राइट करके, पिक्चर के थ्रू अपने जो है व्यूज वो जो है रख सकता है। जो ये ऑनलाइन कंटेंट देखते हो ये भी तो राइट टू फ्रीडम ही है ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ भी कोई भी बोल रहा है ना वो, ठीक है, वो आर्टिकल 19 के अंदर ही उसे राइट मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। सुप्रीम कोर्ट ने, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दिया कि ये मिलेगा। अब फिर टाइम टू टाइम ऐसे बात आती रहती है कि इसके अंदर क्या आता है, क्या नहीं आता, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको भी इंक्लूड किया है आर्टिकल 19 के अंदर ही। फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी आर्टिकल 19 में इंक्लूड किया है। राइट अगेंस्ट टैपिंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, अगर कोई टेलीफोन में जो आपकी बात हो रही है किसी से तो वो आपसे बिना पूछे कॉल रिकॉर्ड कर रहा है तो वो भी नहीं कर सकता है, ठीक है, आपका राइट है प्राइवेसी का। एंड आरटीआई, ठीक है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, अब ये नहीं है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसके फीचर में हमने पढ़ा था ना कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। टाइम के साथ अगर जरूरत पड़ रही है ना तो उनको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी उन पर लग सकती हैं। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस पर किस बेस पर, किस आधार पर इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ऑन द बेस ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर इंडिया की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को खतरा दिख रहा है तो हम इसको जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट की सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए, डिसेंसी और मोरालिटी सोसाइटी में बनाए रखने के लिए, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, डिफेमेशन होता है, इन सब के लिए जो है हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्राइटेरिया भी याद रखना है, कई बार इनमें से कोई एक अलग पॉइंट दे देंगे जो कि जिस पर रेस्ट्रिक्शंस उस आधार पर नहीं लगाए जा सकते हैं। स्टेटमेंट में ऐसा आ जाता है कि कुछ और बोल देंगे जो जिसके आधार पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती हैं। तो ध्यान रखना है, एक तो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर एंड डिसेंसी और मोरालिटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड डिफेमेशन, इनके आधार पर रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड क्या राइट हमें मिला है आर्टिकल 19 के अंदर, फ्रीडम ऑफ असेंबली।
असेंबली का, अगर हमें कोई ग्रुप फॉर्म करना है, असेंबली क्रिएट करनी है, तो उसका फ्रीडम भी हमारे पास है। और कौन-सा आर्टिकल दे रहा है? आर्टिकल 19, ठीक है? एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ऐसा नहीं है कि आप हथियार लेके इकट्ठा हो रहे हो, वो तो गलत हो जाएगा फिर, है ना? अगर पीसफुली आपको असेंबल होना है, वो आप हो सकते हो। दिस फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन पब्लिक लैंड। हाँ, ये सिर्फ पब्लिक लैंड पे आपको ये राइट मिला है। ये नहीं है कि किसी के घर जाके आप इकट्ठे हो जाओ और वो घर वाला आपको घर वाले को जाके ये बोल लो कि हमें तो फ्रीडम मिली हुई है आर्टिकल 19 की। नहीं, ये सिर्फ पब्लिक लैंड पे है, ठीक है? एंड असेंबली मस्ट बी पीसफुल एंड अनआर्म्ड। और जो ये असेंबली फॉर्म कर रहे हो आप, ये ग्रुपिंग जो कर रहे हो ना, ये पीसफुल होनी चाहिए और अनआर्म्ड होनी चाहिए, ठीक है? एंड डज़ नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक। ये क्वेश्चन आ जाता है कि राइट टू स्ट्राइक आर्टिकल 19 में इंक्लूड है या नहीं? नहीं है, ठीक है? स्ट्राइक करने का राइट नहीं इंक्लूड है। मतलब पीसफुली आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, पर राइट टू स्ट्राइक ऐसे एकदम पर्टिकुलर आर्टिकल 19 में नहीं गिवन है। अब इस पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं, किस बेस पे? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन नहीं है जब असेंबली फॉर्म कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ध्यान रखना है बस कि हाँ, इसमें थोड़े ज़्यादा बेस दिए हैं जिस पर रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। अब फ्रीडम ऑफ असेंबली में तो सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर ही बोलना है, ठीक है? नेक्स्ट 2 हो गए ना, एक तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है और दूसरा असेंबली फॉर्म करने का राइट है। थर्ड आता है हमारा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है? ऑल सिटीजन हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। आप कोई भी यूनियन और एसोसिएशन फॉर्म करना चाहते हो, तो वो कर सकते हो। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये वर्ड, ठीक है, फॉर्म करने का ये राइट फंडामेंटल राइट में इंक्लूड नहीं था, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने का राइट, ठीक है? इसे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इंक्लूड किया था फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है? इंक्लूड्स टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज आप फॉर्म कर सकते हो, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटीज एंड क्लब्स, ये सब हमें आर्टिकल 19 में मिला हुआ है, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती है ना, ठीक है? वो अपनी एक यूनियन या एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है? ट्रेड यूनियन भी फॉर्म होती है, वो आर्टिकल 19 में राइट मिला हुआ है। अब इस पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी आके इकट्ठा होके अपनी एसोसिएशन फॉर्म कर ले। अगर स्टेट को दिख रहा है कि हमारी सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी या पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी इन पे खतरा आ रहा है, तो हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आपकी असेंबली को, ठीक है? आपकी एसोसिएशन को। सुप्रीम कोर्ट हैज़ दैट ट्रेड यूनियन हैव नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक। ये देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ट्रेड यूनियन के पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है स्ट्राइक करने का, ठीक है? द राइट टू स्ट्राइक कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन इंडस्ट्रियल लॉ। जो राइट टू स्ट्राइक है, वो इंडस्ट्रियल लॉ उसको कंट्रोल कर सकती है, ये आपको फंडामेंटल राइट नहीं है। ये हो गया फर्स्ट। कौन सा था? आर्टिकल 19 में स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली का फॉर्म करने की फ्रीडम और तीसरा एसोसिएशन फॉर्म करने की फ्रीडम, ठीक है? और इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट, आप घूमने जा रहे हो कहीं भी, है ना? कोई आप नॉर्थ में रहते हो तो साउथ में जा सकते हो, साउथ में हो तो नॉर्थ में, मतलब इंडिया में कहीं भी जा सकते हो आप। तो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिला हुआ है आर्टिकल 19 में। Every citizen to move freely throughout the territory of the country. He can move freely from one state to another or from one place to another within a state. मतलब या तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो भी आपको फ्रीडम है। ये तो मतलब आप डेली यूज ही करते हो इस राइट का, तो ये तो पता ही होना चाहिए कि आपको आर्टिकल 19 में मिला हुआ है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के जा सकते हो, ठीक है? लेकिन रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं किस आधार पे? जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट है, आपको खतरा माना जा रहा है कि आप उस स्टेट में जाओगे तो कुछ मतलब नेगेटिविटी या कुछ नेगेटिव पॉइंट ना आ जाए, तो उस पर जो है जनरल पब्लिक के लिए, एंड कोई शेड्यूल्ड ट्राइब रह रही है उस जगह पे, तो ठीक है, आप जैसे कि मध्य प्रदेश में जाओगे, किसी ऐसे फॉरेस्ट एरिया में जाओ जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब रह रही है और उसको खतरा है, वो आपको नहीं आने दे रही है। जैसे अंडमान निकोबार में एक ट्राइब है, ठीक है? वो बिल्कुल भी एंट्री बर्दाश्त नहीं करते बाहर के लोगों की। तो आप वहाँ तो नहीं जा सकते हो, ठीक है? वहाँ पे रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन आप पर लग सकती है, क्योंकि भई शेड्यूल्ड ट्राइब की को वहाँ पे प्रोटेक्शन मिला हुआ है। एंड जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए भी। इन 2 वजह से आप मूवमेंट जो है आपकी एकदम फ्री नहीं है, लेकिन आपको राइट मिला हुआ है आर्टिकल 19 में, ठीक है? नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। जैसे आप मूव कर सकते हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट या फिर एक स्टेट में ही एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ही आपको रेजिडेंस का फ्रीडम भी मिली हुई है, रेजिडेंस का राइट भी मिला हुआ है कि आप
किसी दूसरे स्टेट में जाके रहना चाहते हो तो रह सकते हो, ठीक है? और स्टेट में किसी दूसरी जगह रहना चाहते हो तो वो भी रह सकते हो। एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। कंट्री के किसी भी पार्ट में, किसी भी टेरिटरी में आप रह सकते हो, लेकिन रेस्ट्रिक्शन वही रहेंगी सेम। जनरल पब्लिक एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के प्रोटेक्शन के लिए आप पर रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकती हैं, ठीक है? और जो ये रेज़िडेंस के हैं, ये 2 टाइप के हो सकते हैं। आपको टेम्परेरीली रहना है, घूमने जा रहे हो तो टेम्परेरीली रहते हो, परमानेंट भी रहना है तो वो भी रह सकते हो। और ये जो मूवमेंट का और रेजिडेंस का राइट मिला हुआ है, ये नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं। नेशनलिज्म है ना, नेशन की भावना, एक फीलिंग, ठीक है? ये हो गए हमारे 5 राइट आर्टिकल 19 में। अब 6th राइट क्या मिला हुआ हमें आर्टिकल 19 में? ये मिला हुआ है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। हम करियर कोई भी चूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं ना, ठीक है? किसी को डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, टीचर बनना है, यू आर फ्री टू फॉलो एनी प्रोफेशन, ठीक है? All citizens are given right to practice any profession और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आपको ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, कोई करियर में किस रास्ते पे जाना है, यू आर फ्री, ठीक है? ये आपको राइट मिला हुआ है आर्टिकल 19 में। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल, यहाँ पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ये तो नहीं है कि आप ये बोलो आपने की बीकॉम है या बीए की है और बोलो मुझे मैं डॉक्टर हूँ। भाई कैसे इलाज कर पाओगे क्या? ऐसे तो सबकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर दोगे तुम। तो इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है कि आपको डॉक्टर बनना है या फिर किसी की हेल्थ को देखना है तो आपको वो डिग्री चाहिए ना, ठीक है? तो इस पर ऐसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाइए। प्रेस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिस। कोई प्रोफेशन आपको प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, है ना? ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे मुझे तो है, मैं किसी भी प्रोफेशन को जो है फॉलो कर सकता हूँ, अडॉप्ट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन तो लगेंगी ही, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप कि आपने किया कुछ और है, आप बनने की कुछ और ट्राई कर रहे हो। एंड कैरी ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड, बिज़नेस, इंडस्ट्री और सर्विस वेदर टू द एक्सक्लूजन ऑफ सिटिज़न्स। मतलब जो सिटिज़न्स को एक्सक्लूड करे वो, ठीक है? मतलब स्टेट ऐसी कोई गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है, ऐसी कोई जॉब जो है वो क्रिएट कर सकती है जिस पर कुछ सिटीजन को एक्सक्लूड किया जाए, वो कुछ अपने ही लोग रख रही है तो वो भी स्टेट कर सकती है। इसमें हम जाके आर्टिकल 19 नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? दिस राइट डज़ नॉट इंक्लूड द राइट टू कैरी ऑन अ प्रोफेशन और बिज़नेस और ट्रेड और ऑक्यूपेशन दैट इज़ इमोरल और ऐसा नहीं है कि चोरी करने का मेरा प्रोफेशन है तो मैं चोरी करूँगा। आप नहीं कर सकते इमोरल और डेंजरस चीज़ें, ठीक है? आर्टिकल 19 में हो गए हमारे 6 राइट्स, ठीक है? फर्स्ट था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा असेंबली फॉर्म करने का, तीसरा एसोसिएशन फॉर्म करने का, फिर मूवमेंट करने का, मूवमेंट कर सकते हो, मूवमेंट और रेजिडेंस, है ना? और मूवमेंट और रेजिडेंस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगती है 2 वेज़ पे। एक तो जनरल पब्लिक को के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और एक शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इन 2 के बेस पे मूवमेंट और रेजिडेंस पे आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, है ना? प्रोफेशन जो है आप फॉलो कर सकते हो लेकिन कुछ क्वालिफिकेशन जो है उसकी डिमांड होती है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। ये हो गया हमारा आर्टिकल 19। ठीक है, आपको फ्रीडम मिली हुई है लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ। आर्टिकल 19 बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब आपको किसी ऑफेंस के जुर्म में, ठीक है, जुर्म में आपको कन्विक्ट कर लिया है तो आपके पास क्या राइट है? आपने कुछ किया और आपको पुलिस पकड़ के ले गई तो आपके पास क्या राइट होंगे? ये आर्टिकल 20 में गिवन है, ठीक है? इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन। किसी एक्यूज्ड पर्सन को ऐसा नहीं है कि अ, आपने कुछ एक जुर्म किया है, चोरी किया और आपको पुलिस स्टेशन ले जाके ऐसे इतनी सज़ा दे रहे हैं, शायद जितनी चोरी करने वाले को नहीं मिलती है, उससे ज़्यादा आपको सज़ा मिल रही है, तो आपको राइट है इसके अगेंस्ट बोलने का, ठीक है? वेदर सिटिज़न और फॉरेनर, देख लो 20 जो है सिटिज़न को भी और फॉरेनर को भी मिला हुआ है, सिर्फ सिटिज़न को नहीं। लीगल पर्सन लाइक कंपनी, इन सबको जो है ये राइट मिला हुआ है। ठीक है, आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट आप नहीं दे सकते हो किसी को। उसने जो जुर्म किया है ना, ठीक है, जो क्राइम किया उसी के अकॉर्डिंग आप उसको सजा दो। इसमें आपको 3 चीज़ें जो है मिली हुई हैं। क्या-क्या? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब कि मैंने कुछ क्राइम किया, ठीक है? और उस क्राइम के लिए ये क्राइम मैंने आज किया, ठीक है? आज नहीं मान लो मैंने ये किया था
अक्टूबर 2024 में, ठीक है? अक्टूबर 2024 में मैंने कोई क्राइम किया है और इसके लिए जो मैंने क्राइम किया है, इसके लिए कोई लॉ नहीं बना है और इसके लिए जो लॉ है वो बनता है फिर 2025 जैन में। तो मुझे ये लोग नवंबर 2024 में इस लॉ के अकॉर्डिंग सज़ा नहीं दे सकते क्योंकि उस टाइम जब मैंने क्राइम किया ये लॉ तो था ही ना। नहीं था, ठीक है? तो रेट्रोस्पेक्टिव ये लॉ लागू नहीं होगा। उस टाइम जो भी मतलब प्रोविज़न थे उस क्राइम को लेके वो मैं सिर्फ़ वही मुझे आप दे सकते हो। जो ये लॉ बाद में आया और मैंने क्राइम उस टाइम किया था और उस टाइम आप मुझे सज़ा दे रहे थे, ठीक है? वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग होगी। आप ये आगे का नहीं बोल सकते हो कि उस टाइम किया था, उसके बाद ये लॉ आ गया तो हम आपको फ़ैब 2025 में उठा के लेके जाएँगे, जो आपने क्राइम अक्टूबर 2024 में किया था। ऐसा नहीं है, ठीक है? आप नो एक्स पोस्ट फैक्टो लो, आपको उसकी सज़ा उस टाइम पे मिल चुकी है, तो मिल चुकी है। जब चाहे उसके रिलेटेड लॉ बाद में आया है, उसमें ज़्यादा पनिशमेंट है, तो आपको नहीं, आप उसके अगेंस्ट बोल सकते हो, ठीक है? ये आर्टिकल 20 में आपको राइट मिला हुआ है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है? आपको अगर लॉ बाद में आया है, तो आपको और पहले क्राइम हो चुका है, तो आपको उसके लॉ के अकॉर्डिंग सज़ा नहीं मिलेगी। नो डबल जेओपार्डी मतलब आपने जो ये क्राइम किया है इसकी सजा एक ही बार मिलेगी, ठीक है? कानून के हाथों में जो है, ठीक है? अगर आप कानून के आगे आ रहे हो, पुलिस के आगे, तो वो सिर्फ़ एक क्राइम के लिए एक ही बार सज़ा दे सकते हैं। ये नहीं है कि आपको उस क्राइम के लिए 2024 में भी सज़ा मिल चुकी है और 2025 में फिर उठा के लेके जाए। नहीं, डबल जेओपार्डी नहीं होगा, सज़ा एक ही बार मिलती है एक क्राइम के लिए, ठीक है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब जब आपने कोई क्राइम किया और पुलिस आपको उठा के लेके गई है तो आपको खुद के अगेंस्ट वो आपको यूज़ नहीं कर सकती है। आपसे मतलब आपके पास राइट है चुप रहने का। ठीक है? ये स बेसिकली यही बोल रहा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन आप चुप रह सकते हो, आपको कुछ नहीं बोलना है। ठीक है? ऐसा नहीं है अगर मतलब आप गिल्टी नहीं हो तो बोलो, लेकिन आप खुद के अगेंस्ट ये नहीं बोल सकते हो कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन आपके पास चुप रहने का बिल्कुल पूरा अधिकार है। ठीक है? 3 हो गए आर्टिकल 20 में नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेओपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। हाँ, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में ये है कि अगर आपकी मतलब जो प्रोसेस चल रही है उस टाइम पे, ठीक है, वो लेके जा रहे हैं मजिस्ट्रेट के सामने आपको रिप्रेजेंट करना है 24 आवर्स के अंदर, ठीक है? तो आपको जो प्रोसेस के लिए नेसेसरी है लाइक आपके साइन हो गए, आपकी थंब इम्प्रेशन हो गई, आपकी फोटो, वो सब तो आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है? वो इसके अंदर नहीं आता है। लेकिन उस क्राइम के अगेंस्ट आपकी ही आवाज़, आपके ही जो शब्द हैं, उनको वो यूज़ कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये आर्टिकल 20 नेक्स्ट आता है आर्टिकल 21 ठीक है? आर्टिकल 21 ठीक है? मतलब जो भी राइट हो ना, आपको लगे कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे ऐसे रहना है, मुझे वैसे रहना है, जो कि डेंजरस और इमोरल नहीं होना चाहिए सोसाइटी के लिए, ठीक है? तो वो आर्टिकल 21 में आता है। आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है सबके पास ठीक है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ठीक है किसी भी पर्सन को डिप्राइव वंचित नहीं किया जा सकता है उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से एक्सेप्ट अगर कोई लॉ है उसके लिए ठीक है दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन्स ठीक है नॉन सिटीजन्स को भी ये मिला हुआ है और सिटीजन्स को भी ये मिला हुआ है देखो गोपालन केस हुआ था 1950 में ठीक है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नैरो इंटरप्रिटेशन ली थी इस आर्टिकल की उसने कहा था कि जो प्रोटेक्शन है ना आर्टिकल 21 के अंदर वो सिर्फ आर्बिट्रेरी एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट आपको मिलेगी मतलब कि एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट नहीं मिलेगी मतलब जो लेजिस्लेटिव कोई लॉ बना रहा है ना ठीक है उसके अगेंस्ट आपको राइट नहीं है लेकिन जो अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है सिर्फ उसके अगेंस्ट है मतलब ये नैरो इंटरप्रिटेशन था सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 21 को लेके एक होता है ड्यू प्रोसीजर बाय लॉ एक होता है मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस देखो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये बिगर कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉलो करता है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है, ये पहले इंडिया फॉलो करता था कि जो लॉ में गिवन है ना हम उसी को फॉलो कर लेंगे।
जो लॉ में गिवन है उसी को फॉलो कर लेंगे, उससे ज़्यादा हम सोचेंगे नहीं। हम सिर्फ़ अंधाधुंध लॉ को फॉलो करेंगे। ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कि जुडिशरी लॉ से आगे बढ़ के जो सही है उसके बारे में सोच रही है। ठीक है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। फिर बाद में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट धीरे-धीरे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे आ गई थी। ठीक है? लेजिस्लेटिव एक्शन को भी इसने इंक्लूड कर लिया था। इन मेनका केस 1978 एससी ओवररूल्ड कर दिया गोपालन केस जजमेंट को, ठीक है, एंड इट टेक wider interpretation of article 21 and rule that law deprived personal liberty should be responsible। मतलब कि जो, ठीक है, वो फेयर होना चाहिए। ये जो लो, ये लेजिस्लेटिव और एक्शन के अगेंस्ट बोल रहे हो ना कि इसके अगेंस्ट आपको राइट नहीं है, तो ये लो जो है वो फेयर जस्ट होना चाहिए। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इट इंक्लूड्स राइट। अभी आर्टिकल 21 में कौन कौन से राइट हैं? राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री लीगल एड, ठीक है, राइट टू ट्रैवल अब्रोड, राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी। ये सब आर्टिकल 19 में, सॉरी आर्टिकल 21 में आपको मिले हुए हैं, पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 21 ए। 21 ए राइट टू एजुकेशन, जहाँ पे ए बी सी दिख जाए ना, ठीक है, आर्टिकल के साथ, मतलब वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे ही नहीं, उनको ऐड किया गया है। ठीक है, मोस्टली 99% केस में। ठीक है, देखो आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन ये नहीं था, इसे ऐड किया है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, एडुकेशन को 2002 में 86 सीएए ये आ जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड कि ये एक्ट कब ऐड हुआ। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ये आर्टिकल हुआ था ऐड 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। इससे पहले क्या था, जो एजुकेशन का राइट है वो सिर्फ डीपीएसपीज में था। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने इसको फंडामेंटल राइट बना दिया था। तो स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देगी सारे चिल्ड्रन को जो कि 6 से 14 साल के बीच में है। ठीक है, 6 से 14 साल के बीच में उनको फ्री एजुकेशन देगी। दिस प्रोविजन मेक्स एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें देखो फंडामेंटल राइट एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए नहीं है। पार्लियामेंट एनेक्टेड राइट ऑफ चिल्ड्रन, इसके लिए राइट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, आरटीई एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसके लिए हमने पढ़ा था ना फंडामेंटल राइट्स के फीचर में कि कुछ फंडामेंटल राइट्स तो हमें डायरेक्टली मिले हुए हैं और कुछ के लिए जो है लेजिस्लेचर लॉ बनाती है। तो ऐसे ही जो राइट टू एजुकेशन है वो देने के लिए इन्होंने ये एक्ट बनाया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, आर्टिकल 21 ए। अब नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 22। ठीक है, आर्टिकल 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 21 ए हो गया। अब है 22। 22 क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखो 20 और 22 में मैं तो जब पढ़ती कंफ्यूज रहती थी कि 20 और 22, 20 कौन सा प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला है और कौन सा हमें जो है वहां पे जैसे वो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लो, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो डबल जेओपार्डी वो मिला हुआ है। ये तीन जो चीज है वो आर्टिकल 20 में मिली हुई है। ठीक है, जो प्रिवेंटिव एंड पुनिटिव डिटेंशन है वो आर्टिकल 22 में रखे हैं। ऐसे याद रख लो 22 ये दो रिप्रेजेंट कर रहा है पुनिटिव, ये प्रिवेंटिव। ठीक है, 22 ग्रांट प्रोटेक्शन टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। ठीक है, ये उन लोगों को जो है प्रोटेक्शन देता है जो कि अरेस्ट किए जा चुके हैं या डिटेन किए जा चुके हैं। डिटेंशन जो है वो दो तरह की होती है, एक तो पुनेटिव और एक प्रिवेंटिव। पुनेटिव होती है कि आपने ऑफेंस कर दिया है, ऑफेंस करने के बाद आपको पुलिस पकड़ के ले जा रही है। ठीक है, टू पुनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल, ट्रायल के बाद और ऑफेंस कमिट होने के बाद आपको पनिशमेंट मिल रही है, वो पुनिटिव डिटेंशन है। प्रिवेंटिव डिटेंशन आपको कोई इमोरल एक्ट या गलत चीज करने से रोक रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपको पहले ही लेके जा रहे हैं कि सोसाइटी को कुछ हार्म ना हो इन फ्यूचर, आप पे अगर शक है तो। ठीक है, डिटेंशन ऑफ पर्सन विदाउट ट्रायल, ट्रायल के बिना ही उस पर्सन को डिटेंशन अपनी निगरानी में रख रहे हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस, कि वो कोई जिस पर शक हो रहा है थोड़ा सा कि वो ऑफेंस ना कमिट कर दे। ठीक है, ये राइट अंडर आर्टिकल 22 में गिवन है। ठीक है, और इसके अगेंस्ट पुनिटिव डिटेंशन में क्या गिवन है? पुनिटिव डिटेंशन के अगेंस्ट आपको जब आप मतलब ट्रायल के बाद और आपने ऑफेंस कमिट कर लिया उसके बाद, ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, आपको ये जानने का अधिकार है कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है। ठीक है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, आपको जानने का अधिकार है कि आपको किस बेस पे आपको अरेस्ट किया गया है। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर,
ठीक है? आपको लोअर करने का अधिकार मिलता है। आप बोलते हैं ना कि लो ये जो मूवीज़ देखते हो कि लोअर करके लेके आ जाते हैं फटाफट, ठीक है? वो आर्टिकल 22 राइट दे रहा है। राइट टू प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स, ठीक है? 24 घंटे के अंदर-अंदर मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है? अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आप गिल्टी नहीं हो तो आपको मतलब फ्री हो जाते हो फिर। राइट टू राइट टू रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस मजिस्ट्रेट ऑथराइज फर्दर डिटेंशन। अगर फर्दर डिटेंशन नहीं बोलता मजिस्ट्रेट तो आपको 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के बाद आपको रिलीज कर दिया जाएगा। दिस सेफगार्ड आर नॉट अवेलेबल टू एन एनिमी एलियन और अ पर्सन अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये जो राइट मिले हुए हैं ना कि आप वकील कर सकते हो, आपको ये बताना है कि किस आधार पे आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है? मजिस्ट्रेट के सामने आपको 24 घंटे के अंदर जो है प्रोड्यूस करना है, लेके जाना है। तो ये राइट किन 2 केस में नहीं मिलेंगे, अगर आप एनिमी एलियन हो, ठीक है? आप दुश्मन हो कंट्री के, ठीक है? और या फिर आपको ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखा गया है, तो इन 2 में आपको ये सारे राइट्स नहीं मिलेंगे, वैसे मिलेंगे, ठीक है? अगर इन 2 के अंदर नहीं हो तो। अब देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको राइट्स अंडर आर्टिकल 22 इसमें क्या आपको राइट मिले हुए हैं, डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स अनलेस एडवाइजरी बोर्ड जो है रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंडेड डिटेंशन बोर्ड कंसिडर। देखो आपका जो डिटेंशन है ना, कोई आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेस पे कि आप कंट्री के लिए खतरा उठा के लेके जा रहा है, तो आपको 3 महीने वो रख सकते हैं। 3 महीने से ज़्यादा अगर उनको रखना है, तो उन्हें एक एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट चाहिए, ठीक है? और एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है? अनलेस एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज एडवाइजरी बोर्ड जब तक कि एक सही कारण नहीं दे देता कि आपको 3 महीने से भी ज़्यादा रोकना पड़ेगा, वरना खतरा है, ठीक है? तो ये राइट आपको मिला है कि 3 महीने तक तो रोक सकते हैं, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो आपको एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट लगेगी वहाँ रोकने के लिए, ठीक है? ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू डिटेन्यू, ठीक है? आपको डिटेंशन में क्यों रखा जा रहा है ये भी आपको वो कम्युनिकेट करेंगे। फैक्ट अगेंस्ट पब्लिक हाँ, इन केस कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है, तो वो डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, ठीक है? फैक्ट अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड आपको वो नहीं बताएँगे, ठीक है? अगर कुछ ज़्यादा सीक्रेट बात है, तो वो बताने के लिए आप पाबंद नहीं हैं। डिटेनर शुड बी ऑफर्ड एन अपॉर्च्युनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर तो आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगी कि आप उसके अगेंस्ट जो है कि ये सही नहीं है, उसके अगेंस्ट आप वकील कर सको या बोल सको, ठीक है? लेकिन ये 3 मंथ वाला थोड़ा अलग है, बाकी तो फिर भी ये ग्राउंड वाला इसमें तो है ही है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ रही है, तो वो नहीं आपको डिस्क्लोज़ करेंगे। एंड पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक अ लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कोई लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, ठीक है? इन केस ऑफ डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इन चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है? प्रिवेंटिव डिटेंशन तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, अदरवाइज़ पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी, पब्लिक ऑर्डर के रिलेटेड है तो, ठीक है? ये तो पता ही है ना, यूनियन लिस्ट में आते हैं ये 3 चीज़ें तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर जो नेशनल सिक्योरिटी का काम है वो पार्लियामेंट के अंदर ही आता है, ठीक है? अगर इनके अंडर है प्रिवेंटिव डिटेंशन तो पार्लियामेंट को लॉ बनाने का अधिकार है और अगर पब्लिक ऑफ ऑर्डर के लिए है तो पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? अभी हम लिखे हैं आर्टिकल आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, ठीक है? आर्टिकल 19 ठीक है? आर्टिकल 19 बताओ सिर्फ सिटीजन्स को मिला है कि नहीं मिला है? सिर्फ सिटीजन्स को मिला है, बाहर वालों को नहीं मिला है, ठीक है? सिर्फ ओनली सिटीजन्स, ठीक है? इसमें राइट आता है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है, असेंबली फॉर्म करने का राइट आता है, ठीक है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड असेंबली फॉर्म करने का, ठीक है? एसोसिएशन फॉर्म करने का, लेकिन इन सब पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है? मूवमेंट करने का, रेजिडेंस करने का और प्रोफेशन करने का। प्रोफेशन पर भी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है। इन 2 पर तो किस बेस पे है मूवमेंट और रेजिडेंस पे कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है? प्रोफेशन पर कि आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है? यह था आर्टिकल 19 आर्टिकल 20 आपको दे रहा है राइट किसका? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कि आपको आपने जो क्राइम किया उसके बाद अगर लॉ बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको सज़ा, ठीक है? जो उस टाइम पे प्रावधान है वो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन आपको खुद की गवाही खुद के अगेंस्ट यूज़ नहीं होगी,
ठीक है? लेकिन आपको कुछ जो नेसेसरी एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे कि फ़ोटो, साइन वगैरह वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है? एंड नो डबल जेओपार्डी, एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है? नो डबल, डबल सज़ा नहीं मिलेगी, ये है आर्टिकल 20, ठीक है? इसी से मिलता-जुलता कौन-सा था? आर्टिकल 22, ठीक है? ये 2 प्रेज़ेंट कर रहा है पुनिटिव डिटेंशन को और ये 2 रिप्रेज़ेंट कर रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन को, है ना? और इसमें क्या राइट मिला हुआ है? देखो आर्टिकल 1 मिनट आर्टिकल 22 है ना? प्रिवेंटिव डिटेंशन, पुनिटिव एंड प्रिवेंटिव, ठीक है? पुनिटिव है तो आपने जो क्राइम है वो कर लिया है, उसके बाद आपको ट्रायल के बाद लेके गए हैं, ठीक है? तो इसमें आपको राइट है कि आपको वकील करने का अधिकार है। वो आपको ये बताएँगे कि किस आधार पे आपको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है? ये सारे राइट्स आपको मिले हुए हैं। प्रिवेंटिव में क्या आपको ये तो है ही, ठीक है? लेकिन अगर उनको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है, तो आपको वो नहीं भी डिस्क्लोज़ करेंगे। लेकिन आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगी खुद को प्रूव करने के लिए, ठीक है? और प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 मंथ्स तक ही आपको रखते हैं, अगर 3 मंथ से ज़्यादा रखना है तो उन्हें एडवाइज़री बोर्ड की एक रिपोर्ट चाहिएगी और एडवाइज़री बोर्ड में हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है? आर्टिकल 19 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया। आर्टिकल 21 ये तो जो भी इन सब से बच-बुच के जो लास्ट में बचता है ना, वो सबको आर्टिकल 21 में डाल दो, ठीक है? पर्सनल लिबर्टी का राइट आपको मिला हुआ है, लाइफ का राइट मिला हुआ है, आपको मैरिज करनी है कि नहीं करनी है, ये सब राइट है आपको आर्टिकल 21 में, ठीक है? मतलब कि वुमेन को इक्वली ट्रीट किया जाए, वैसे ये डीपीएसपी में भी है, पर ये आर्टिकल 21 में भी है, ठीक है? लीगल एड, फ्री लीगल एड और ट्रैवल अब्रॉड करना, ये सब आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 ए, देख लो ए आ गया ना, मतलब ऐड हुआ है, ऐड कब हुआ है? राइट टू एजुकेशन, ठीक है? 21 से कब ऐड हुआ है? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है? ये जब मैं पढ़ती थी ना और मैं ये आ गया था पेपर में और मैं इसको गलत करके आई हूँ। इसका ईयर इसी से मिलता-जुलता, मतलब ये वाली चीज़ ठीक था। अभी मुझे हो गया, अरे ये तो ठीक दिया है तो ये भी ठीक होगा। तो ईयर इसमें गलत दिया हुआ था, लेकिन ये वाली चीज़ ठीक थी कि ये अमेंडमेंट है इस ये वाला। तो फिर मेरा ये स्टेटमेंट गलत हो गई थी। ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से ईयर 2002 में, ठीक है? और अमेंडमेंट कौन-सा 86, ठीक है? ये हो गए 19, 20, 21, 22, ठीक है, थैंक यू।